रेट से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा बेंजीन रिंग पे, रेट उतना फास्ट होगा, ठीक है ना। तो यानी प्लस एम ज़्यादा है, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो फर्स्ट का बहुत ज़्यादा और इसका सबसे कम माइनस एम होने का कारण। सिमिलरली अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है ना, अगेन ऊपर वाले ग्रुप के जैसे ये क्या है, प्लस एम है, राइट। ये बी आर क्या है, माइनस आई है। यहाँ पे हाइड्रोजन है जो न्यूट्रल है, और ये सी एच ओ क्या होता है, माइनस एम। अगर आप इसको ओपन करोगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा 1, 3, उसके बाद 2 का आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 का आ जाएगा। सेकंड का आंसर ये राइट है। थर्ड में आंसर क्या होगा, थर्ड का मैं आंसर लिखता हूँ, जो भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है ना। थर्ड का क्वेश्चन तो सिंपल है, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाले में अगर हम बात करें, तो फोर्थ का आंसर मैं लिखता हूँ, फोर्थ में भी आपका आंसर यही है, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो 5 में आपके पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए 2 का, फिर 3 का, फिर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करें, तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है, 3, 4, 2, 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में 3, 2, 4, 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। यहाँ तक किसी क्वेश्चन में डाउट है, देखो। हाँ, NH2 जो है ना, ये दोनों प्लस एम का काम कर रहा है, ठीक है। मेटा पोजीशन है, उससे क्या होगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, ठीक है। अभी इस NH2 को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पार्शियल नेगेटिव यहाँ आएगा, ठीक है, और ये यहाँ आएगा, ठीक है। जब इस NH2 के लिए ड्रॉ करूंगा तो भी पार्शियल नेगेटिव वहीं आएगा, बोलो। अरे वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो मेटा इफेक्ट का। चलो मैं ड्रॉ करता हूँ। जब मैं इस NH2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे नेगेटिव चार्ज यहाँ मिल रहा है, ठीक है। जब मैं इसका दूसरे वाले का रेजोनेटिंग ड्रॉ करूंगा, उनसे भी हमें नेगेटिव चार्ज वही मिलेगा ना। अगर वही मिला तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, बताओ। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना चाहता है, नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, तो इसलिए प्लस एम बोल रहे हैं दोनों को, ये रीजन है, ठीक है। ये दोनों चीज एक जगह मिक्स मत करो। वहां पे इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली इसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप मेटा पोजिशन है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है ना। वैसा एग्जाम्पल हम लोग जीओसी में बहुत सारा किए हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है और मुझे यहाँ पे NH2 दिया हुआ है, ठीक। तो ऑब्वियसली ये NH2 क्या है, प्लस एम नहीं है। क्यों नहीं है, जरा देखो, रेजोनेटिंग ड्रॉ करके देखो जरा। जब आप इसके रेजोनेटिंग ड्रॉ करोगे इस NH2 के रिस्पेक्ट में, तो ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, राइट। तो देखो क्या बनेंगे, इस पे डबल बॉन्ड बनेंगे, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये चार्ज यहाँ आएंगे और ये, ठीक है। अगला अगला वाला क्या हो जाएगा,
अगला वाला देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेंगे और ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। ठीक है, ये एज इट इज अभी भी NH2 पे पॉजिटिव है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। अगला अगला जब ड्रॉ होगा तो ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आया, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये मैंने गलत बना लिया था। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ था। अब देखो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या पॉजिटिव चार्ज को फायदा हुआ। पॉजिटिव चार्ज देखो, यहाँ डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। उस पॉजिटिव चार्ज को कोई फायदा हुआ क्या? पॉजिटिव चार्ज को फायदा कब होता बताओ? जब ये NH2 कहाँ लगा होता? लेट से ऑर्थो पे लगा के देखते हैं। ठीक है ना, ऑर्थो पे अगर हम लगाते, ठीक है, ऑर्थो पे अगर हम NH2 लगाते तो डायरेक्ट फायदा हो जाता। ये लोन पेयर यहाँ और नेगेटिव चार्ज यहाँ। क्या ये बन जाता? ये नेगेटिव। फर्क समझ में आ रहा दोनों में? इसीलिए यहाँ पे ऑर्थो पैरा का कॉन्सेप्ट आया है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? स्टेबल हो गया। इसलिए हम इस वाले ग्रुप को यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्लस एम। और इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? ओनली माइनस आई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ। अभी वो चीज हो रहा है क्या वहां पे? अभी ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे एक NH2 है। ठीक है ना, तो जैसे ही यहाँ पे NH2 आएगा, ये भी तो रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन अंदर ही देगा। बोलो, ये भी इलेक्ट्रॉन देके किस किस पोजीशन पे, देखो जिस पोजीशन पे निगेटिव बना रहा था उसी निगेटिव तो ये भी बनाएगा। देखो ये वाला अगला बार यहाँ आएगा। क्या दोनों की पोजीशन सेम नहीं हो गई? ठीक है, अब शायद क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो दोनों केस में सेम पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? और इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा। इसमें इस केस में क्या होगा? एक बार ही यहाँ बनेगा, अगली बार निगेटिव चार्ज यहाँ आएगी, अगली बार रेजोनेंस करके यहाँ आएगी। क्या CH3 की वजह से भी ये चीज हो पाएगी? ठीक है, ये 3 अल्फा H है ओनली। ठीक है, तो ग्रुप को लिखने आना चाहिए। तो प्लस एम है दोनों, यहाँ पे एक ही प्लस एम है, यहाँ पे एक प्लस एम विथ माइनस आई, यहाँ पे प्लस एम विथ माइनस एम। ठीक है, तो इसलिए रेट डिक्रीज होता चला गया। और किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? देखो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है अभी ही पूछ लो। ठीक है, बाद में ये मत बोलना कि सर समझ नहीं आया। अभी आप जितनी बार पूछोगे मैं बताऊंगा। फिफ्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ में ये वाले ग्रुप को मैं क्या लिखूं? डबल बॉन्ड इस तरह से इलेक्ट्रॉन, ये बेंजीन रिंग से कैसे रेजोनेंस करेगा? क्या बेंजीन रिंग से बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन या बेंजीन रिंग की ओर आएगा? किसी सी सी बॉन्ड में रेजोनेंस कैसे होता है? लेफ्ट टू राइट होता है या राइट टू लेफ्ट होता है? इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड CO में रेजोनेंस कैसे होगा? लेफ्ट टू राइट। तो क्या मैं इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो क्या बोलूंगा? इसको कौन सा ग्रुप बोलूंगा? माइनस एम प्लस एम। माइनस एम। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बताओ? अंदर की ओर ही आएगा। लोन पेयर बेंजीन रिंग के बाहर जब भी लोन पेयर पड़ा होगा रेजोनेंस ऐसे ही होगा।
तो इस वाले ग्रुप को क्या बोलूंगा, प्लस एम बोलूंगा। क्या यहाँ पे प्लस एम माइनस एम कुछ भी है? तो अल्फा एच तो है ही, दो हाइड्रोजन दो अल्फा एच। ठीक है, तो किसका ज्यादा होगा, प्लस एम का कि माइनस एम का? क्लियर है भाई? टू में प्लस एम है, थ्री में, वन में माइनस एम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी क्वेश्चन में डाउट है? सेवन तक, एट से मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या? थर्ड वाले में, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फाइव का थर्ड में रेजोनेंस। किसका रेजोनेंस? बेंजीन के अंदर तो रेजोनेंस सब में कॉमन है, इन सब के साथ नहीं होगा। अब रेजोनेंस पढ़ाऊं क्या यहाँ पे मैं? ये डबल बॉन्ड आपस में तो रेजोनेंस करेंगे, वो वाला पार्ट तो सब में कॉमन है। इनके साथ किनके साथ रेजोनेंस की बात कर रहे हो? ये सीओ के साथ? सीओ के साथ क्यों रेजोनेंस होगा भाई? सीओ के साथ रेजोनेंस क्यों होगा? रेजोनेंस कब होता है? डबल बॉन्ड के बगल में जब होता है, जैसे ये है, ये देख रहे हो? क्लियर है? क्या बगल में है यहाँ पे? फिर तो क्यों होगा? ठीक है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर एट में देखेंगे तो रेट मैंने कल बताया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि सल्फोनेशन है, राइट? कल आपको याद है नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में डिफरेंस बताया था। सल्फोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल था, ठीक है, लेकिन नाइट्रेशन इरिवर्सिबल रिएक्शन था। तो यहाँ पे मैंने ये आइसोटोपिक इफेक्ट लेके बताया भी था, याद हो अगर आपको? बोलो। एक क्वेश्चन C6H6 एंड C6D6 का लिया था और बोला था कि दोनों का रेट बराबर होगा। क्योंकि आरडीएस स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है तो इनका तीनों का रेट बराबर है। ठीक है, बट यहीं अगर सल्फोनेशन होता, ठीक है ना, अगर हम सल्फोनेशन, यहीं पे लिख लो कि अगर इस क्वेश्चन में मेंशन करता कि सल्फोनेशन का रेट बताएं, तो सल्फोनेशन का भी रेट लिख लो, C6H6 ग्रेटर देन C6D6। क्लियर है? देखो भाई, जब तक ना बोला जाए तब तक आप क्या मान के चलोगे कि नाइट्रेशन ही पूछा है। ठीक है, तो नाइट्रेशन में ये रेट होगा और सल्फोनेशन में ये रेट। ठीक है, ये कल कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ नाइट्रेशन ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में हम लोग सब में नाइट्रेशन का रेट बताएं। नाइट्रेशन बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे। ठीक है, मेन जो रिएक्शन है इसके, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है इसकी, वो नाइट्रेशन ही है। सल्फोनेशन जब भी पूछेगा मेंशन करेगा। तो सेकंड का आंसर भी क्या हो जाएगा, इसमें भी रेट इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये डी जो है आरडीएस में इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ से एच हटेगा, यहाँ से डी हटेगा। ठीक है, अब एक डी हटे या ज़्यादा हटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आरडीएस स्टेप में इन्वॉल्व है ही नहीं। तो यहाँ पे भी रेट क्या है, 1 = 2 = 3। ठीक है, इन केस ऑफ 10,
व्हाट विल बी द आंसर? क्या 10 में भी रेट बराबर होगा दोनों का? यहाँ पे CH3 है और यहाँ CD3 है। अब D की पोजीशन चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बेंजीन में H ही है दोनों जगह, दोनों में डिफरेंस देख लो। 1 ग्रेटर देन 2, क्यों? CH3 का एज पर प्लस आई इज कंसर्न CD3 का ज्यादा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस आई जो होता है ना, वो बल्कि का ज्यादा होता है ना यार। भाई ये बताओ, इनमें और इनमें प्लस आई किसका ज्यादा होता है? अगर कोई इस तरह से ग्रुप लगे हुए हैं तो प्लस आई किस में ज्यादा होते हैं? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ कि अगर आप इंडक्टिव देखोगे तो मैं अगर इसमें, अगर आप मैं प्रोपाइल और ये जो ग्रुप है इन दोनों में पूछूं तो इंडक्टिव किसका ज्यादा होगा? सेकेंड वाले का। भाई इंडक्टिव का ऑर्डर यही था ना, प्लस आई का ऑर्डर हम लोग जीओसी में पढ़े हैं, तो क्या यही ऑर्डर होगा? हाँ, प्लस आई का। अगर ये ऑर्डर मैंने किसका लिखा है? प्लस आई का ऑर्डर लिखा है, ठीक है। इंडक्टिव जो होता है वो आपके साइज पे डिपेंड करता है, साइज जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है, ठीक है। ठीक है, साइज पे डिपेंड करता है। ये CH का साइज जो है यहाँ पे इस तरह से कोई ग्रुप लगे होंगे, और दूसरे में यहाँ पे मान चलो इस से लगा हुआ है, दूसरे में क्या लगे होंगे? CD लगे होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा सप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोर डोनेशन होगा रिस्पेक्ट टू दिस। तो वही चीज है, प्लस आई का ऑर्डर ये है, ठीक है। तो प्लस आई का ऑर्डर एक्चुअल में ये होता है, लेकिन हमें प्लस आई यहाँ पे नहीं देखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू RHI हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना, हाइपर कंजुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव, ठीक है। तो अगर आप इंडक्टिव सोचते हो तो डेफिनेटली रेट किसका ज्यादा हो जाएगा? 2 का, लेकिन इसका रेट फर्स्ट का ज्यादा होगा, ठीक है। अल्फा एच है, और दूसरी बात यह है कि ये जो CH बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, ठीक है ना। एक तो अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ तो है भी नहीं। अगर मान के चलो जिस फैशन में अल्फा एच इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसी फैशन में CD भी कर सकता है, लेकिन CD जो है ना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ठीक है ना। तो अगर उसी फैशन में, अगर याद हो आपको हाइपर कंजुगेशन की कहानी, तो क्या इसी तरह से होती थी? ये बॉन्ड टूटता था और ये यहाँ जाता था। इस केस में क्या टूटेगा? CD टूटेगा। ऑब्वियसली अल्फा एच नहीं है, लेकिन अल्फा डी तो है, ठीक। तो इस केस में ये टूटेगा और ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे 3 अल्फा एच है, और इस केस में 3 अल्फा डी बोलना चाहिए, ठीक है। तो इजिली इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? CH अपना इलेक्ट्रॉन इजिली दे सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। सिमिलरली मतलब इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने वाला है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने वाला है। तो इजिली कौन देगा? CH दे पाएगा या CD दे पाएगा? जो वीक होगा वही तो पहले टूटेगा, वीक बॉन्ड पहले टूट जाएगा। भाई ये बॉन्ड टूटता है ना, याद है किसी को? नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये बॉन्ड जब जल्दी टूटेगा तो ये, तो एनीवे
यहाँ पे CH बॉन्ड वीक है इस कारण से है, ठीक है ना। तो इंडक्टिव अगर देख के करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हाइपर कंजुगेशन अवेलेबल है, तो इंडक्टिव क्यों देखेंगे हम। क्लियर है? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इस फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपके पास बेंजीन की रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली बेंजीन तो लेना ही है, ठीक है। बेंजीन के साथ हमारे पास RX लिया जा सकता है और साथ में AlCl3 लिया जा सकता है, और यहाँ पे आपको R सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग मिल जाएगा, ठीक है। अब R आ रहा है तो इसको बोलेंगे फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। अगर R आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। इसके एक दूसरे रिएक्शन भी होते हैं, ठीक है ना। उस रिएक्शन में बेंजीन तो होता ही है, साथ में हमारे पास RCOX होता है, ठीक है। और उसमें हम लेते हैं AlCl3। यहाँ पे R के जगह क्या आता है, COR। ये असाइल ग्रुप आया, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये दो रिएक्शन है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। अगर हम फर्स्ट की मैकेनिज्म देखेंगे तो सबसे पहले RX लिया गया है और उसके साथ क्या है, AlCl3। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये एक लेविस एसिड है, तो क्या बन जाएगा, RX इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये समझ में आया। अब उसके बाद क्या था, हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो वहां से लास्ट क्लास में यही चीज यहाँ पे क्या था, X2 था, अभी RX है, बस इतना ही सा फर्क है। सिमिलरली यहाँ से क्या टूटेगा, R प्लस टूट जाएगा, एक दूसरा क्या मिल जाएगा, AlCl3X माइनस बन जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हो गया, बोलो। अब बेंजीन का याद होगा, बेंजीन का कल भी रिएक्शन हम लोग देखे थे। अगर ये R प्लस है तो ये पहले इस पे अटैक करके क्या बना लेगा, कई बार ये रिएक्शन कर चुके हैं हम लोग, हाइड्रोजन, ये R, ये इंटरमीडिएट बन गया, ये इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते थे, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, H प्लस यहाँ से निकलता है, याद है इस स्टेप को हमने क्या बोला था, डी प्रोटोनेशन स्टेप बोला था। डी प्रोटोनेशन स्टेप में क्या हो जाएगा, R वहां रह जाएगा, वापस से रीगेन हो जाएगी एरोमेटिसिटी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H प्लस। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो केवल R प्लस जनरेशन की बात थी। अब यहाँ पे R प्लस किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, जैसे मैंने अभी अभी क्या लिया था, देखना ध्यान से। अभी लिया था R, ये लिया गया था, ठीक है। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता था कि ये मान के चलो कोई एल्कीन ले लेता, ठीक है, और उसके साथ H प्लस ले लेता, तो भी R प्लस जनरेट हो सकता है। भाई R प्लस तो कैसे भी जनरेट हो सकता है ना,
जैसे ये एल्कीन लिया मैंने और इसमें H प्लस दे दिया, क्या कार्बोकेटाइन नहीं बन जाएगा यहाँ पे? कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? ये बनेगा, बोलो। तो कार्बोकेटाइन तो कई तरीके से बनाया जा सकता है। इवन हम एल्कीन प्लस लेविस एसिड ले लें तो भी बन सकता है। इवन हम लोग कोई ROH लें और उसके साथ BF3 ले लें तो भी बन सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग ROH विथ ZnCl2 ले लें। लुकास रिएजेंट में याद है, लुकास रिएजेंट में यही यूज किए थे। इससे क्या मिला था? R प्लस मिला था। इस केस में भी क्या मिलेगा आपको? R प्लस मिलेगा। इस केस में भी क्या मिलेगा? कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो कार्बोकेटाइन कहीं से भी मिल जाए, सब केस में आपका रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे ऐसा। नेक्स्ट जो था वो एसाइलेशन था। एसाइलेशन का क्या मैकेनिज्म है? एसाइलेशन में अपने पास RCOX लिया गया था और दूसरा लिया गया था AlCl3। फिर से वही कहानी, लोन पेयर लेविस एसिड को दे देगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा RCOX AlCl3, X पे पॉजिटिव Cl पे निगेटिव। फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बोकेटाइन बनेगा जो एसाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, राइट। फिर किसी बेंजीन से, इस बार डायरेक्ट करता हूं, किसी बेंजीन का हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो सकता है? RCO प्लस से। ये हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर देंगे? यहां से H प्लस निकाल देंगे, बोलो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? COR। क्या ये समझ में आया एसाइलेशन? भाई अगर अल्कोहल के साथ H प्लस ले ले तो भी क्या हो जाएगा? ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और यहाँ भी क्या मिल जाएगा? RCO प्लस। हाँ बोलो, ठीक है। देखो इसका क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो कार्बोकेटाइन है, जो एसाइल कार्बोकेटाइन है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो ध्यान से, अल्फा रेजोनेंस याद है? तो ये तो ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये रीअरेंज नहीं हो सकता, ये हमेशा यही रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि ये कभी नहीं होगा। हाँ लेकिन ऊपर वाला तो हो सकता है ना। ऊपर वाला जो R प्लस बनेगा, दुनिया में कभी भी कार्बोकेटाइन बनेगी तो रीअरेंज होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी रीअरेंज होगी, ऊपर वाला तो हो सकती है, इसलिए तो मैंने यहाँ बनाया। इसमें भाई ये भी बन सकता था ना, ये भी बन सकता था भाई। एल्कीन में कार्बोकेटाइन तो बनता ही था, तो मैंने ये ही क्यों बनाया? अगर ये बनाओगे तो ये रीअरेंज होकर ये बन जाएगा, ठीक है। देखो फ्रेडल क्राफ्ट के ये दोनों रिएक्शन है। पहले वाले में क्या करना है? पहले वाले में आपको कहीं से भी कैसे भी करके क्या बनाना है? R प्लस बनाना है। और दूसरे में कहीं से भी क्या बनाना है? RCO प्लस बनाना है और हाइड्रोजन से उसको रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पे R प्लस बन रहा है इसलिए अल्काइलेशन, और दूसरे में एसाइलेशन। मैं यहाँ पे एक चीज और बता रहा था कि ये एसाइलेशन जरूरी नहीं है कि ये RCOX दे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दे सकता है, मैं यहाँ पे लिखा था, यहीं पे लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास एनहाइड्राइड भी हो जाए, एसिड
एनहाइड्राइड जानते हो, उसमें उसके साथ अगर मैं AlCl3 ले लूंगा तो भी हमें ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे जो कंडीशन इसके साथ हुआ है वो कंडीशन इसमें इस ऑक्सीजन के साथ होगा। इनफैक्ट यहाँ भी यही मिलेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा। अभी क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले वाले में आपने कार्बोकेटाइन क्या बना लिया, पहले वाले में यहाँ पे ये था, ये कार्बोकेटाइन बना लिया, कार्बोकेटाइन रीअरेंज होने की जरूरत थी नहीं, आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या ये H प्लस है, ठीक है ना, तो H प्लस इनके साथ रिएक्ट करके क्या ये बन जाएगा, तो यही वाला आपको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना है, सिंपल। क्या ये आया है सबका? इसको क्यूमीन बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्यूमीन बोलते हैं। आगे चल के ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फिनॉल के प्रिपरेशन में इसको यूज भी करेंगे। ठीक है, तो जस्ट इसका नाम लिख लो क्यूमीन। सेकेंड वाले में भी यही बन जाएगा क्योंकि कार्बोकेटाइन यही बनने वाला है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसे देगा, OH2 बनाएगा, फिर वाटर निकल जाएगा। बोलो, क्या सेम क्यूमीन बन जाएगा? नेक्स्ट में भी H प्लस पहले इस यहाँ पे अटैक करेगा, उसके बाद कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। बोलो, अगर ये कार्बोकेटाइन बना तो हमें H से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है सिंपली। क्लियर हुआ? इसमें किसी को डाउट है? एसाइलेशन के केस में भी आपका ये एसाइल ग्रुप बन जाता है, तो प्रोडक्ट सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एसीटोफिनॉन बन जाएगा। बोलो, इस तरह से हम लोग एसीटोफिनॉन बना सकते हैं। सेकेंड केस में ये लोन पेयर इसे दे के एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर से ये टूट जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है? सेम प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ भी। ठीक है, नेक्स्ट केस में भी वही हो रहा है। नेक्स्ट केस में साइक्लिक ले लिया हूँ बस, तो साइक्लिक भी वही काम करने वाला है। ये इनको दिया, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनाया, तो ये बॉन्ड टूटेगा, CO पे प्लस आएगा, बेंजीन से जोड़ दो उसको। ठीक है, ये बेंजीन है। इस तरह से एक कार्बोकेटाइन बनेगा, एक कार्बोकेटाइन बनेगा क्या, ये CH2 लिख रहा हूं मैं, देखना उल्टा लिख दिया। अगला CH2 ये है, ठीक है, अगला CO, अगला CO, और उसके बाद क्या है, O पे माइनस। ठीक है, यहां तक समझ में आई? समझ आया? क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करेंगे और इससे इनको जोड़ देंगे। बोलो, समझ आया कि नहीं आया ये वाला? भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, उसको मैंने हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया। ये जो O है, जो H प्लस यहाँ से निकला है वो OH बन जाएगा। पहले तो O माइनस बना, ठीक है ना, फिर OH बन गया। रिएक्शन थोड़ा सा आगे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो मान के चलो हमारे रिएक्शन में पहला रिएजेंट ये लिखा है, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। कार्बोकेटाइन बनाए,
बाद में पता ही है AlCl3 वापस निकल जाता है, तो O माइनस छोड़ के निकल जाएगा। ये तो कैटलिस्ट का काम करता है ना। तो एक बार इस बॉन्ड से बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर बाद में कैटलिस्ट के रूप में ये निकल जाएगा O माइनस को छोड़ के। ठीक है, यहाँ से जो H निकला था वो H प्लस था, वो H प्लस इनको मिल गया, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में सेकेंड स्टेप में बोल रहा हूँ कि मैं H प्लस ले लूँ तो क्या बनेगा? क्या ये लोन पेयर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा? यहाँ पे H प्लस, दूसरी स्टेप में H प्लस लेंगे तो क्या बनेगा बताओ? एक बेंजीन रिंग, और दूसरा उसके बाद कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 बार लिख देता हूं मैं, ये CO। क्या ये बन जाएगा? ये समझ में आया सबको? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपको पता ही है यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? एक कार्बोकेटाइन, बोलो, डायरेक्ट बनाओ। अब ये कार्बोकेटाइन क्या इस H को रिप्लेस कर सकता है? इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, देखो। क्या ये स्टेप सबको समझ आया? कल मैं इस स्टेप को डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है ना। मैं इस स्टेप को इतना समझाने की जरूरत नहीं थी, मैं यहाँ से H और OH निकाल के ये बना सकता था, ठीक है ना। लेकिन जो एक्चुअल मैकेनिज्म है वो मैं बताया कि इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हुआ, पहले H प्लस कार्बोकेटाइन बनाया, ठीक है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाला हूँ, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ उसको कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? फिर ये फ्रेडल क्राफ्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मान के चलो 2 पे ये है, थर्ड में मैं ZnCl2 ले लूँ, ठीक है। रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शन भी आपको आना चाहिए। ZnHgHCl ले लिया जाए, ठीक है। तो क्या बनेगा? यहाँ पे लिया है ZnHgHCl, क्या बनेगा बताओ? दोनों हट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मुझे इसके बाद भी रिएक्शन कराना है, ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में मान के चलो सेलेनियम और हीट ले लिया गया, तो ये बेसिकली एरोमेटाइजेशन में यूज किया जाता है। एरोमेटाइजेशन बोल दिए या फिर डिहाइड्रोजिनेशन बोल दें। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हो गया? H2 निकालना है आपको, तो यहाँ से H निकाल सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से H निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखना, नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे सेलेनियम और हीट लेंगे, तो ये वाला H2 निकाल दो, तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ वाला भी H हटा देंगे तो भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा ये। तो जब कभी मुझे H2 निकालना हो, यहाँ पे 2 मोल क्या निकले हैं? H2 के निकले हैं, और एक नेफ्थलीन बन गया, ठीक है। तो नेफ्थलीन के प्रिपरेशन में इसको यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखोगे ये नेफ्थलीन ही है ना। मैंने एक और रिएजेंट लिखा था बेंजीन के साथ, ठीक है ना। बेंजीन के साथ मैंने क्या लिखा था अभी?
RO OH, ठीक है, ये CH3 लिया था और ये था, साथ में H+ लिया था, ठीक है ना। तो अभी बताए कि ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, OH2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, CH3CO+, ये इस H को रिप्लेस कर लेगा, बोलो, ये इस H को रिप्लेस कर सकता है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, ठीक है। तो यही वाला स्टेप मैंने ऊपर भी यूज किया। फर्स्ट वाले रिएक्शन में अगर आप देखेंगे, बेंजीन दिया हुआ है और एक विनाइल क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक, ठीक है। तो ये लोन पेयर जो है इसको दे देगा, ठीक है। क्या ये कार्बोकेटाइन बन सकता है, CH2CH+, नॉट फॉर्म्ड, ठीक है ना। आपको पता है ये रिएक्शन मैं कई बार बता चुका हूँ SN1 और SN2 में, कि इंटरमीडिएट ये कार्बोकेटाइन फॉर्म ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हाईली अनस्टेबल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट में भी वही कहानी है। दूसरा हम ऐसे समझ सकते थे कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण कार्बोकेटाइन ये नहीं बन सकता है, ठीक है। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि हाईली अनस्टेबल, सेम कहानी। तो क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट में हमने क्या लिया है, अल्कोहल लिया है। अगेन ये क्या है, लेविस एसिड है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ले लेगा, राइट। क्या यहाँ से ये वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकती है, ये बेंजीन से रिएक्ट करके क्या दे देगा आपको, इथाइल बेंजीन दे देगा, कोई डाउट, साथ में वाटर निकल जाएगा, ठीक है। बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट मैं कहीं नहीं लिखता हूँ। नेक्स्ट में क्या होगा, क्या ये कार्बोकेटाइन बना, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज भी तो हो सकता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, क्यूमीन ही बनेगा। अभी बोला था ना क्यूमीन है ये। नेक्स्ट में है कॉन्क HNO3, क्या बनता है यहाँ से, NO2+, याद है, भूल गए, लास्ट क्लास में किए थे नाइट्रेशन, NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल वाला रिएक्शन तो मान के चलो आप कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेट्स से इसमें अगर सिर्फ एच सिर्फ H2SO4 होता मान के चलो, ठीक है ना। अगर कॉन्क H2SO4 होता तो भी कर लेते, सल्फोनेशन कर लेते, ठीक है। अब सवाल उठता है कि पहले से अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, जैसे मुझे इसमें फिर से नाइट्रेशन कराना है, मान लेते हैं कि नाइट्रेशन कराना है या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लाना है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ आएगा, पहले से ऑलरेडी जो ग्रुप है वहां तो नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली 5 पोजीशन पे आएगा। अब उस 5 पोजीशन पे कहाँ आएगा, इसकी जो है हमें अब आगे स्टडी करनी है, कि मतलब ये तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया, फर्दर सब्स्टिट्यूशन कौन से पोजीशन पे होगा, ठीक है। जैसे इसमें आप बता सकते हो, अगर मैं फिर से NO2 ले लूं, या सपोज CH3Cl ले लूं, मान के चलो CH3Cl AlCl3 ले लेता हूं, तो क्या होगा, एक तो आपके पास NO2 है यहाँ पे, ठीक है ना, सीधा लिख लेते हैं, तो यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं NO2 है। अब अगला कहाँ आएगा, मेटा पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगला कहाँ आएगा,
इसकी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं।